नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज हम बोल रहे हैं कि धरती का अपमान और बढ़ रहा है तापमान। जी हां, भारत में लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है। मौसम विभाग से चेतावनियां आ रही हैं। फरवरी का महीना 125 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। पिछले साल भी हमने यही देखा था, इस बार मामला उससे भी ज्यादा गर्म हो गया। 125 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। इसका मतलब ये कि जब से ऑन रिकॉर्ड आया है टेम्परेचर, जब से हमने टेम्परेचर दर्ज करना शुरू किया है, तब से अब तक सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। कुछ और तथ्य और फैक्ट्स हैं जो लगातार चिंता में डाल रहे हैं। हर साल गर्मी का मौसम आता है, तकलीफ देता है, गुजर जाता है, हम आदी रहते हैं। गर्मी जरूरी भी है, लेकिन लगातार इस तापमान का बढ़ना, लगातार हीट वेव्स का आना, लगातार उसके बड़े इम्पैक्ट्स का दिखना, इवन उससे जान माल की बड़ी हानि होती है। तो ये क्या हो रहा है? क्या भारत में ये स्थिति क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इम्पैक्ट है या हमारे अपने लोकल फैक्टर्स हैं जो इसे और बढ़ा रहे हैं, हमारी अपनी ही चीज़ें? आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि अब इस विषय पर बात करना बेहद ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग अब एक आने वाली चीज़ नहीं है, हम उससे गुजर रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है, इसके बड़े इम्पैक्ट होंगे, इसलिए इसके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये डे टू डे में भी आपके और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। चलिए कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं, क्योंकि इसी गर्मी को तो हमने सहना है। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मार्च में ही मई जैसा एहसास तो हो ही रहा है ऑलरेडी। देश भर में तेजी से तापमान बढ़ रहा है। मैं अभी की बात कर रहा हूं। फरवरी मार्च में ही हीट वेव की दस्तक हो चुकी है। ऑलमोस्ट देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां लू चल रही है। अगले हफ्ते से हीट वेव बढ़ने की चेतावनी आ गई है मौसम विभाग की तरफ से। देश के 9 राज्यों में इस वक्त, अभी जब हम बात कर रहे हैं, पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। ये मार्च का ही महीना है, जो कि बहुत ही कूल सा या बहुत ही सुखद सा महीना होता है, लेकिन 40 डिग्री के पार है, जो कि मई जून के तापमान होते हैं। 2025 की फरवरी, जैसा मैंने आपको बताया, पिछले 125 सालों में सबसे गर्म फरवरी है। पिछले साल ये रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्ड को इस साल ने फिर तोड़ दिया। यानी पिछले साल भी सबसे गर्म साल था पूरा 2024 पृथ्वी के इतिहास का। अब इस साल हम उस रिकॉर्ड को भी तोड़ रहे हैं। सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान नोट किया गया है फरवरी के अंदर। 3 से 5 डिग्री एक बड़ा जंप होता है। 22 राज्यों में सामान्य से ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा जो रात का तापमान है, अब ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ध्यान दीजिए इसके ऊपर, कि जो रात का तापमान है वो भी सामान्य से ज्यादा है। दिन तो गर्म है ही, लेकिन रात भी सामान्य से ज्यादा गर्म है। और कितनी गर्म है, कितना उछाल है? 5 डिग्री तक उछाल। ये बड़ा है, 5 डिग्री रात का तापमान ऊपर चला गया है। तो ये क्या बता रहा है, कितना गर्म होने जा रहे हैं हम। और ये सारे फैक्ट इस ओर इशारा करते हैं कि लगातार गर्मी बढ़ रही है, और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, हमने इस पर बात नहीं की, हमने इसके उपाय नहीं किए, तो इसके गंभीर और बड़े परिणाम हमें भुगतने होंगे। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पर्यावरण कार्यकर्ता दिव्य गोयनका साहब और पर्यावरणविद विमलेंदु झा। आप दोनों का ही कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विमलेंदु, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। इस वक्त जो मैंने पूरे डेटास बताए, मार्च में ही 40 डिग्री देख रहे हैं और हीट वेव्स की चेतावनी आ गई है। रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर चला गया है। 125 साल की सबसे गर्म फरवरी हो गई। एक जो पिछला साल था वो ऑन रिकॉर्ड सबसे गर्म साल था। इसके मायने क्या हैं? क्या हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है? ये एक ओवरऑल बड़ा फिनोमेना है, ये क्लाइमेट चेंज है, या इसके कुछ लोकल फैक्टर्स हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो ये एक क्लाइमेट चेंज है जिसको हम और क्लाइमेट चेंज सिर्फ ग्लोबल फैक्टर नहीं होता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि ग्लोबल फेनोमेना प्लस लोकल फेनोमेना। तो सिर्फ एक ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो आर्कटिक में या अंटार्कटिक में या बाकी जगहों पे का असर हमारे देश पे पड़ रहा है। ये चीज जो है ग्लोबल फेनोमेना है। लेकिन हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम जो लोकली जिस तरह के विकास कर रहे हैं, जिसके कारण हमें हमें और ज्यादा हीट वेव अनुभव हो रहा है। जो हीट ट्रैप्स हम कहते हैं कि बहुत सारे हीट आइलैंड बन रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आईपीसीसी की आप 2022 की रिपोर्ट देखें, तो हम तो अभी 2025 में हैं, लेकिन 2022 में ही 2022 में ही कहा गया था कि भारत के अनेक इलाकों में जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है
वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में होगा, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट में एक ऑफ कोर्स फ्लैश फ्लड एक एक चीज है, लेकिन हीट वेव भी जो है वो बहुत बड़ी संभावना है। और पिछले वर्ष से इस वर्ष तक हमने देखा है कि वो सारी जो साइंटिफिक प्रिडिक्शंस थे, जो हमें बता रहा था कि हमें तैयार रहना है, क्योंकि बाय द वे सिर्फ ये एक डिस्कम्फर्ट की बात नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि एवरेज टेम्परेचर या नाइट टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इसका इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ के ऊपर, इसका इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल जो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर पड़ने वाला है। और सबसे ज्यादा इसका असर जो है वो जो गरीब तबका है उसके ऊपर। हम कहते हैं कि 12 से 3 के बीच में लोगों को घर से नहीं निकलना चाहिए, डूज और डोंट्स की बात जब हम कहते हैं। लेकिन वो कितने लोग हैं भारतवर्ष में जो जो इस तरह का प्रिविलेज अडॉप्ट कर सकते हैं, जो 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 वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो एक भारत जैसे देश के लिए हीट वेव जैसी समस्या एक सोशियो इकोनॉमिक एंड इक्विटी और जस्टिस का भी सवाल है, सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है। चलिए इस पर और बात करते हैं, थोड़ा गहरा इसमें जाना पड़ेगा। देवी साहब, अब ये जो गर्मी है तो देखिए ऐसा भी नहीं है कि कहीं किसी जगह विशेष पे जुड़ गई है। जम्मू कश्मीर, मतलब मैं जो डेटा है आईएमडी का उसी से बात कर रहा हूं, जहां सामान्य से ज्यादा टेम्परेचर है, जहां गर्मी काफी बड़ी है, उसमें जम्मू कश्मीर शामिल है, उसमें पंजाब शामिल है, अरुणाचल जैसे प्रदेश हैं, असम मेघालय जो ठंडे माने जाते हैं, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान। चलिए राजस्थान तो हम जानते हैं कि गर्म हमेशा से रहता है, लेकिन नीचे आ जाए तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो ये तो अक्रॉस द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, जबकि इतना विशाल देश है। तो कैसे समझे इस फिनोमेना को? बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है हमेशा गवर्नमेंट और डिसीजन मेकर ने अंडर एस्टिमेट किया है। और लोग के भी दिमाग में ये गलतफहमी है कि जब हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि ये एवरेज टेम्परेचर है। वो ये मिनिमम मैक्सिमम जो फ्लक्चुएशन होता है उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है। अगर आपको याद होगा, पिछले साल राजस्थान में 50 डिग्रीज के ऊपर टेम्परेचर पहुंच गया था। और 50 डिग्रीज टेम्परेचर पे ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव इफ ही इज आउट इन द ओपन। तो अगर ये सिचुएशन जिस तरह से जो चल रही है, बिजनेस एज यूजुअल मॉडल, कि हमको जीडीपी बढ़ाना है, हमारे फॉरेस्ट को काटना है, कोई ट्रांसमिशन लाइन के लिए, कोई रोड के लिए, कोई हाईवे के लिए, अगर इस तरीके से हम सोचते रहेंगे कि हम करते जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि दिस कंट्री विल सर्वाइव द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जी विमलेंदु, एक और रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इनफैक्ट वो मतलब इसमें काफ़ी बड़ी एजेंसी शामिल है अक्रॉस द ग्लोब, और वो कह रही कि भारत में 8-10 उन्होंने चिन्हित किए हैं शहर, बेंगलुरु, दिल्ली, फरीदाबाद, लुधियाना, मेरठ एक्सेट्रा, जहां पर हीट इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा कि नंबर ऑफ डेथ काउंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो अब बात वहां तक चली गई जहां पर मतलब ये सीधे आपकी जान पर बात आ रही है। जी बट जी देखिए, अक्सर हम इसको डिस्कम्फर्ट या मॉर्बिडिटी से जोड़ते थे हीट वेव को, क्योंकि एक मॉडरेट हीट वेव होता था। जब हम एक्सट्रीम हीट वेव की बात करते हैं तो वो मोर्टेलिटी की तरफ बढ़ता है वो चीज, और वही प्रिडिक्शन है जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा है। क्योंकि ऑल्सो एक्सपोजर, आप देखें इन शहरों की जनसंख्या, इन शहरों में गरीबों की जनसंख्या, इन शहरों के एवरेज टेम्परेचर में जो राइज है, उन सबों को अगर हम सही तरीके से देखें तो क्लियरली दिखता है कि इसका इम्पैक्ट इन कुछ शहरों में, चाहे वो फरीदाबाद हो या दिल्ली हो या बैंगलोर हो, और जैसे कि इस रिपोर्ट में ग्वालियर का भी नाम है, इस पे बहुत ज्यादा होगा, मुंबई है। तो एक है अडेप्टेबिलिटी की, एक तो है कि एक फेनोमेना हो रहा है जो कि ऑफ कोर्स ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज प्लस लोकल क्लाइमेट चेंज एक साथ मिलकर के और ज्यादा डेंजरस हो जाता है, जो कि हम हीट वेव्स या हीट ट्रैप्स के बारे में हम बात करते हैं, या हीट जोन्स के बारे में बात करते हैं। और उसमें इस जानकारी के होने के बावजूद कोई हीट एक्शन प्लान का ना होना, या फिर एक ऑलमोस्ट फोटोकॉपी एक जैसा हीट 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 एक्शन प्लान होना, वो भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें समझना बहुत आवश्यक है कि मुंबई का जो हीट वेव होगा वो दिल्ली के हीट वेव से और उड़ीसा के संबलपुर के हीट वेव से बहुत अलग होगा। और उसके लिए हमें, जब हम उसके लिए हीट एक प्लान बनाते हैं, मिटिगेशन प्लान बनाते हैं, तो हम सिर्फ एक का हम फोटोकॉपी दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं। हमें ओवरऑल टेम्परेचर ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी, हमें ये इश्यूज ऑफ लाइवलीहुड, एक्सेस टू ग्रीन कवर, बहुत सारे इश्यूज हैं। जब तक हम उनको ना देखेंगे तब तक हम हीट मिटिगेशन प्लान या हीट एक्शन प्लान, जो कि एक राज्य का नहीं हो सकता, एक देश का नहीं हो सकता, हर एक जिले का,
होना बहुत आवश्यक है। उसके ऊपर सरकार को जल्द से जल्द काम करना होगा। पिछले वर्ष भी जब हम और आप और बहुत सारे लोग चर्चा इसके बारे में कर रहे थे, तो हम हीट एक्शन प्लान के बारे में बात कर रहे थे कि सरकार इसको सिर्फ एक्सेप्ट करेगी कि ऐसी चीजें हो रही है, या इसको प्रोएक्टिवली इसको मिटिगेट करेगी। इन द सेंस इसको तो सरकार एक दिन में या 4 दिन में डायरेक्टली खत्म नहीं कर सकती है, लेकिन अपनी जनसंख्या को हम कैसे इससे बचाएं, कैसे हम सुविधाएं लाएं या हीट एक्शन प्लान लाएं, और एक लॉन्ग टर्म प्लान क्या हो सकता है कि अगर भारत सबसे ज्यादा वल्नरेबल है या डेवलपिंग देश जो है वो इस ग्लोबल फेनोमेना ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट से ज्यादा वल्नरेबल है, तो हमें उसके संगत में कुछ ना कुछ पॉलिसी लेवल चेंजेस या विकास की परिभाषा के अंदर चेंजेस, या फिर ऑल्सो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाना पड़ेगा। क्योंकि पिछले वर्ष हमने देखा था कि हीट वेव के समय ही दिल्ली में पानी की समस्या का बहुत बड़ी समस्या हुई थी, और साथ ही साथ अस्पतालों में इसका बहुत सारे अस्पतालों में जानकारी भी नहीं था। एक हीट वेव वार्ड कहीं कहीं बना, लेकिन हर अस्पताल में इसकी सुविधा भी नहीं थी। तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि इसका इफेक्ट गरीबों के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है, और उसके लिए सरकार को उसकी तैयारी अब 2024 में कर लेनी चाहिए थी। मार्च का महीना 2025 का चल रहा है, अगले 2 महीने बहुत ही कठिन होने वाले हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग है, इवन क्लाइमेट चेंज है, मतलब पूरे की पूरे जो मौसम है वही परिवर्तित हो गए हैं। कब गर्मी पड़ेगी, कब पानी गिरेगा, कब सर्दी आएगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, बहुत इराटिक हो गया। देवी साहब, एक सवाल है मेरे मन में, और ये बिल्कुल एक आम आदमी के मन का सवाल है, मैं आप दोनों की राय इस पर चाहूंगा कि बहुत अरसा हो गया, इवन कई साल निकल गए जब हम ग्लोबल वार्मिंग ये बात सुनते थे, तो ऐसा लगता था कि कोई डिस्टेंस की चीजें, कहा जाता था कि हमें अपनी अगली जनरेशंस को ऐसी पृथ्वी दे के जानी है। क्या अंदाजा नहीं था कि ये इतना नजदीक है? अब तो हम उससे गुजर रहे हैं। कहाँ, ऐसा लगता था सुनने में कि कोई बहुत की दूर की चीज है जो होगी कभी, उसको बचाने के लिए कुछ उपाय हो रहे। तो क्या इस तरह के एस्टिमेशंस नहीं थे कि इतनी जल्दी आ जाएगा, या एस्टिमेशंस गड़बड़ा गए, क्या हुआ देवी साहब? मेरे हिसाब से जो साइंटिफिक दुनिया के बारे में अगर बात करोगे, तो 1950 और 60 में उनको पता था कि ये ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना होने वाली है। इनफैक्ट सम ऑफ द ऑयल कंपनीज, जो इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च था कि इसका परिणाम होने वाला है और डेफिनेटली होने वाला है। बट अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक वेरी एक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी शुरू की, क्योंकि उनका तो धंधा है ऑयल बेचना, फॉसिल फ्यूल बेच के पैसे बनाने का। तो उन्होंने एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू की कि ये सब होक्स है, ये नहीं होने वाला है, ये सब गलत कह रहे हैं, वगैरह वगैरह। बट आज अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया मानती है, एक्सेप्टिंग मे बी डोनाल्ड ट्रम्प, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, ये सब हो रहा है और उसका इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं। दूसरी बात है कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, आपको आश्चर्य होगा कि द फर्स्ट सिटी, जो पहली शहर थी इंडिया में जिसने हीट एक्शन प्लान बनाया था, वो अहमदाबाद में सिटी थी। और उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और 12 साल से अहमदाबाद में हीट आइलैंड एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और गजब की बात है कि जैसे उन्होंने बताया कि दूसरे शहर में ये कॉपी पेस्ट एक्सरसाइज हो रहा है, और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप या एसएमएस मुझे 9 बजे सुबह भेजोगे कि आज रेड अलर्ट है या ऑरेंज अलर्ट है या येलो अलर्ट है, वो तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो 7 बजे से घर से निकल गया हूँगा। और अगर मैं डेली वेज लेबरर हूँ, या अगर मुझे मेरा धंधा है कुछ बेचने का सड़क पे, हॉकर हूँ या ये हूँ, तो मैं तो घर पे नहीं बैठ सकता हूँ, राइट? और घर पे बैठे-बैठे करूँगा भी क्या? क्योंकि मेरे घर में एसी नहीं है, पंखा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मैं घर में भी बैठ के क्या करूँगा? तो यही हालत है। नोबडी कैन अफोर्ड टू लूज़ 1 डेज़ वेजेस। 30 to 70% of the people are surviving on daily wages। अगर आपको उसके ऊपर आपको फिजिकल काम करना पड़ रहा है धूप में, तो आप समझ सकते हो उनकी क्या बुरी हालत होगी। इनफैक्ट, और भारत जैसा देश जहां पर आबादी का जो वितरण है वो बहुत अलग है, बहुत सारी अंडर प्रिविलेज आबादी है बड़ी संख्या में, जहां पर जो देवी साहब बात बता रहे हैं कि उनको निकलना ही पड़ता है और गर्मी से फिर बचने का कोई उपाय नहीं है। बिमलेंदु, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा इसके ऊपर, क्योंकि क्या बातें ज़्यादा हुई, काम कम हुआ, या कुछ फिनोमेना जो एस्टिमेट किया गया था कि हाँ होगा, इतना वक्त लगेगा, चीजें उससे पहले बदल गई? हुआ क्या वास्तविकता में? देखिए, 2 तरह की चीजें हुई। एक तो ऑफ कोर्स जो कैपिटलिस्ट मॉडल है
इसमें क्लाइमेट चेंज को और क्लाइमेट चेंज की तकरीर या उसकी बात को एंटी डेवलपमेंट माना जाता है। कहा जाता है कि आप विकास विरोधी हैं, क्योंकि विकास तो सिर्फ लार्जली फॉसिल फ्यूल मॉडल पे है। तो बहुत एक एक बहुत बड़ा गुट जो है, जो देवी साहब ने कहा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लार्जली फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने और साथ ही साथ पॉलिटिकल लीडर्स भी बहुत सारे, ट्रम्प इंक्लूडेड, उन्होंने डिनायल किया कि क्लाइमेट चेंज करके कोई चीज़ नहीं होती है। एक तो वो वर्ग है। दूसरा वर्ग ये है कि जो कहता है कि हाँ, क्लाइमेट चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस, बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करने में ही उनकी दिलचस्पी ज़्यादा रही, बनस्पत ये कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ काम करें। तो वो जो हम बोलते हैं कि ये जो एनवायरमेंटलिस्ट का भी जो जमावड़ा है, जैसे कि अभी अभी जो कॉप होने वाला है, जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होने वाले हैं, उस बड़े पर्यावरण के बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है, ताकि ये कुछ एक बड़ी सी चर्चा हो जाए। तो एक तो बैड इंटेंट वाले एनवायरनमेंट के हितैषी हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि एनवायरनमेंट के हितैषी नहीं हैं। और इन दोनों मुख्य कारणों से ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ दशकों में हमने वो जो जेन्युइन एक भय या एक तैयारी या एक प्रयास जो होना चाहिए था, कि अगर हमारी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी कह रही है कि इस वर्ष में ये होगा और इसका इम्पैक्ट होगा। बाय द वे, जो मैंने आपको कहा कि 1 डिग्री टेम्परेचर अगर चेंज होता है, नाइट टेम्परेचर, तो उसका 6% व्हीट प्रोडक्शन में उसका इम्पैक्ट होगा। उसी तरह बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो सिर्फ ये नहीं है कि ह्यूमन लाइफ पे, बल्कि ओवरऑल जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक मॉडल है प्रोडक्शन का, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, उन सबों पे असर पड़ने वाला है। तो असल में डिनायल करना, और जिस तरह से हम मार्केट ड्रिवन और इकोनॉमी ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग करते आ रहे हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमी ड्रिवन गवर्नेंस भी करते आ रहे हैं, जिसका असर ये है कि हम कभी-कभी एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद भी हम सिर्फ, देखिए, 2024 के मई के बाद हम 2025 के मार्च में इसके ऊपर फिर से चर्चा कर रहे हैं। अगर आप सरकार से पूछें कि पिछले 9 महीनों में इस साल के लिए क्या तैयारी हुई, तो वो बहुत बड़ा शून्य मिलेगा आपको। राइट। एक बड़ी डिबेट ये है ही कि एक विकास वर्सेस क्लाइमेट की आप उस विकास को कैसे आगे लेकर जा रहे हैं, जहां क्लाइमेट का कितना बड़ा हिस्सा है, उस पर कितना ध्यान है, कितनी चीज़ें। फॉसिल फ्यूल तो एक चीज़ हुई, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ें, वो जो हीट आइलैंड की एक बात होती है, बाकी और तमाम चीज़ें, कि आप उनको कैसे डील करते हैं, लोगों में इसके बारे में कितनी अवेयरनेस है, क्या उपाय सरकार की तरफ से हैं, क्या उपाय लोग खुद अपना रहे हैं, ये सारे बड़े सवाल है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़े उपायों पे चर्चा करेंगे। उपाय हो सकते हैं, कितना वक्त लगेगा, ये सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है, और इसके कितने और इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, और आज हम बात कर रहे हैं कि बढ़ रहा है तापमान, और क्या ये है धरती का अपमान। मतलब ऐसा क्यों है कि लगातार अब हमारी धरती गर्म होती जा रही है। 2024 इस धरती का सबसे गर्म साल रहा। 2025 में भी वो रिकॉर्ड टूट रहा है फरवरी के महीने में, और आगे बड़ी बड़ी चेतावनियां हैं। अगर हम अपने देश की बात करें कि 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर कई राज्यों में पहुंच चुका है, बड़े हीट वेव्स की चेतावनी है, प्रिडिक्शंस है कि बहुत इससे जाल माल का आगे तकलीफ भी हो सकती है। तो क्या फिर अब इसके लिए हम कर सकते हैं? अब बात करेंगे थोड़े उपायों की चर्चा पे। हमने ब्रेक से पहले थोड़े कारण टंडोले, लेकिन अब उपाय की बात करेंगे। देवी साहब, अब अर्बनाइजेशन के बिल्कुल जिसे कहते हैं हम फुल स्पीड में इस समय हमारा देश है। काफ़ी सारे बड़े शहर विकसित हो चुके हैं, उन्हीं में लोग आ रहे हैं, और बड़े शहर बन रहे हैं। और जब भी अर्बनाइजेशन होता है तो फिर वही कंक्रीट आइलैंड की हम बात करें, हीट आइलैंड्स की बात करें, बड़े बड़े बिल्डिंग्स आते हैं, पेड़ भी इनफैक्ट कई जगह कटते हैं, प्लस उतनी गाड़ियां एक साथ कंसंट्रेशन के साथ। और अगर ऐसा गर्मी बढ़ेगी तो उसका एक और इम्पैक्ट ये कि आपको कूलिंग के लिए फिर बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। बिजली आप कैसे बनाएंगे? वही कोल से बनाएंगे फिलहाल। तो पूरा एक विशेष साइकिल है, कैसे टूटेगा ये? पहली बात है कि जो अर्बनाइजेशन है वो तो ग्लोबल फिनोमेना है, हम रोक नहीं सकते हैं, लोग तो शहर में आएंगे ही। बट मेन इशू है कि हमारे जो टाउन प्लानर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर वो सोचेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब इम्पैक्ट होना है, तो उनको बिल्डिंग डिजाइन बदलनी पड़ेगी, उनको बिल्डिंग लेआउट बदलना पड़ेगा, उनको ये ग्लास फ्रंटेड बिल्डिंग बनाना बंद करके वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर स्टाइल से, जिसमें नेचुरल वेंटिलेशन, नेचुरल कूलिंग, नेचुरल लाइटिंग
उपलब्ध होता है, दे हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग दोज़ काइंड ऑफ बिल्डिंग्स अगेन। और हमें लाइफ़स्टाइल चेंज भी करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग सिटीज़ मेंट फॉर मोटर व्हीकल, हमें पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली सिटीज़ बनाने होंगे एंड वी हैव टू देन मेक श्योर दैट जॉब्स एंड रेजिडेंशियल आर लोकेटेड विदिन वॉकिंग डिस्टेंस। माने वो पूरा टाउन प्लानिंग का जो सिस्टम है, वो बदलना पड़ेगा। और एक कॉन्सेप्ट है कैरिंग कैपेसिटी की। अगर हम देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि एक शहर है इंडिया में जिसकी कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं हो गई है बियॉन्ड द कैपेसिटी इट वाज़ डिज़ाइन्ड फॉर। उसका मतलब है कि सब जगह पानी की शॉर्टेज है। इनफैक्ट गार्बेज डंपिंग के लिए भी जगह नहीं है, हॉस्पिटल्स की कमी है, स्कूल्स की कमी है। अगर आप देखोगे तो इनफैक्ट शहर में तो क्लीन एयर की भी कमी पड़ रही है पूरे देश भर में। तो यही ये हालत है हमारी ये जीडीपी ड्रिवन मॉडल की वजह से। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप सॉल्यूशन की बात करोगे तो हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बहुत कुछ बात कर रहे हैं और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो रिन्यूएबल एनर्जी का मॉडल भी है जो हम कर रहे हैं वो गलत मॉडल है। इंस्टेड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग रूफटॉप सोलर, मीनिंग हर घर के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल होने चाहिए। उसकी वजह से हम सेंट्रलाइज़ सोलर पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं 500 मेगावाट के, 600 मेगावाट के राजस्थान में, कच्छ में वगैरह, और वो पावर हम ट्रांसमिशन लाइन से भेज रहे हैं। और वो ट्रांसमिशन लाइन की वजह से हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी मर रहे हैं। बट अगर आप रूफटॉप सोलर मॉडल प्रोपेगेट करोगे, तो रूफटॉप पैनल्स भी आपकी छत को थोड़ा कम गर्म भी होने से देगा एंड यू कैन जनरेट योर ओन पावर एंड यू कैन कंट्रोल हाउ मच पावर यू आर यूजिंग। तो ये दूसरी बात है कि जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। और एक और चीज़ जी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने विकास की बात छेड़ी और विमलेंदु ने भी बोला था कि हमें एंटी नेशनल कहा जाता है पर्यावरणवादी को। तो मुझे यही बात रखनी है कि अगर हम हमारा देश का पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हम हमारे नेचुरल एसेट्स बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट, हमारे वेटलैंड, हमारी बायोडायवर्सिटी, हमारी हवा, हमारा जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, तो हमें एंटी नेचुरल क्यों कहा जाता है? मुझे लगता है कि जो आदमी हमारे नेचुरल एसेट्स डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो हमारी हवा और हमारे पानी में ज़हर छोड़ रहा है, उसको एंटी नेशनल कहा जाना चाहिए। राइट, खैर वो एक अपने आप में बहुत डिफरेंट डिबेट है, हम उसमें अभी जाएंगे तो दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे। लेकिन विमलेंदु, ऑन द अदर साइड, जैसे कुछ उपाय देवी साहब ने बताए, डेफिनेटली हमें विकास भी करना है, उसको आप पीछे नहीं छोड़ सकते, लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी अक्सर बात होती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, ये बहुत आवश्यक है और तीनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हीट वेव को लेकर के हमें तीन तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी बहुत आवश्यक है। कुछ चीज जो है जो कि एक शॉर्ट टर्म मेजर, क्योंकि अगर हीट वेव इस मई के महीने में आने वाला है तो हम 10 साल की 10 सूत्री कार्यक्रम बनाने से हमें कोई फायदा नहीं है। हमें इमीडिएट रिलीफ या इमीडिएट कुछ ना कुछ एक से रेस्क्यू चाहिए। तो हमें शॉर्ट टर्म मेजर्स बनाने पड़ेंगे और उसके लिए हमें आज से ही काम करना पड़ेगा, पिछले साल से ही काम करना चाहिए था। और साथ ही साथ मीडियम टर्म, जिसमें हम अपने एनर्जी रेजिम को देखते हैं कि हम एनर्जी कहाँ से कंज्यूम करते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हीट का सोर्स क्या है। कंक्रीट अगर एक सोर्स है, साथ ही साथ हम ग्रीन कवर को जो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अर्बनाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अर्बनाइजेशन में, जैसा कि गोयनका साहब ने कहा, कि कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रख करके आप करें, तो आपको पार्किंग बनाने के लिए आपने आपने हजारों हजार पेड़ों को अगर काटना है आपको, दिल्ली में और मॉल्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप मॉल के ऊपर मॉल बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में अच्छी हवा और अच्छे अच्छे पानी की आवश्यकता है और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है लोगों को, ना कि 24 घंटे मॉल मॉल खुले रहें। तो वो, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में हमें ऑफ कोर्स थोड़ा डिसरप्टिव इकोनॉमिक मॉडल चाहिए होगा। वो बहुत मुश्किल है इसको थियोरेटिकली एक्सेप्ट करना, क्योंकि 91 के बाद से हमने यही सोचा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो एक मॉडल है, जो पॉवर्टी से निकालना इज द मेन मेन चैलेंज। लेकिन अभी इशू ये नहीं है सिर्फ कि हम लोगों को भुखमरी से कैसे निकालें। पॉवर्टी से निकालना तो एक उद्देश्य है, लेकिन स्वास्थ्य जो है, ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे कैसे बरकरार रखें। क्योंकि अगर आपने बहुत सारा पैसा तो दे दिया अपने समाज में, लेकिन अगर 10 साल आपने उनका कम कर दिया तो उसका क्या फायदा। तो हमें लॉन्ग टर्म में उस तरह के डिसरप्टिव इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा, और वो हम और आप नहीं कर सकते। सरकार को वो ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि हम अपने विकास की गति को थोड़ा सा धीरे करें, विकास की दिशा को थोड़ा सा चेंज करें, ताकि हम असल में एक इंक्लूसिव लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सबका विकास
के बारे में हम चर्चा कर पाए, और उसके जी। लिए पॉलिसी लेवल, बाय द वे, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की बात नहीं है। इसमें आपको आपकी एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या है, आपकी ट्रांसपोर्ट जी। पॉलिसी क्या है, आपकी कंस्ट्रक्शन पॉलिसी क्या है, आपकी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिसी क्या जी है, इन विमलेंद्र, सारे पॉलिसीज के ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है। राइट, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा था इसलिए मैंने रोका आपको, क्यों, और बात सही है, और ये बात थोड़ी और विस्तार के साथ, थोड़े और लंबा वक्त देके और लगातार करने वाली बात है। डेवलपमेंट नो डाउट हमें चाहिए, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी के साथ, क्योंकि अब ये वक्त की मांग है, अब ये प्रकृति की मांग है, क्योंकि प्रकृति के आगे तो शायद हम नहीं निकल सकते, उसमें ज़्यादा ताकत है। लेकिन विकास करेंगे, सबका करेंगे, सामायिक विकास करेंगे जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो हीट वेव, टेम्परेचर राइज, सब कुछ है, इस पर तो ध्यान देने का वक्त आ ही चुका है। अब त्वरित कुछ कार्रवाई जरूर चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।